अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है स्पेशल कलाम और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम। एक बहुत मशहूर मिसरा है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक, लेकिन मोहब्बत का ये पैगाम सिर्फ ज़बान से अदा नहीं होना चाहिए, इसमें अमल भी ज़रूरी है। एक ज़माना था जब अदीबों में, लिखने वालों में, अहले कलम में मोहब्बत, दोस्ती और रवादारी का रिश्ता था। मैं एक वाक़े से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आगा शोरिश काश्मीरी का दफ्तर हुआ करता था मैकलोड रोड पर, और वह हफ्ते रोज़ा चटान के उस वक्त बड़ा मशहूर ये एक सियासी जरीदा था, उसके मुदीर थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैकलोड रोड से हबीब जालिब गुजर रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा कि आप जो है आप नशे की हालत में हैं। उसने हबीब जालिब को धक्के देकर एक तांगे पर बिठाने की कोशिश की कि मैं आपको थाने लेकर चलूंगा और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। एक शख्स भागता हुआ आगा शोरिश काश्मीरी के पास आया और उसने कहा कि आगा जी, नीचे पुलिस वालों ने हबीब जालिब साहब को पकड़ लिया है। आगा शोरिश जिस हालत में थे उसी हालत में वहां से उठे और भागते हुए, अपनी सीढ़ियों से उतरते हुए वहां पहुंचे जहां एक पुलिस वाला धक्के के साथ पुश करते हुए हबीब जालिब को तांगे पर बिठाने की कोशिश कर रहा था। आगा शोरिश को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तांगे वाले का छांटा पकड़ा और उस पुलिस वाले को छांटा मारा। अब सारा मैकलोड रोड आगा शोरिश को जानता था। सब कहने लगे आगा जी आ गए, आगा जी आ गए, आगा जी आ गए। पुलिस वाला परेशान हो गया, तो उन्होंने कहा कि तुम एक अहले कलम, एक इतने बड़े शायर, एक इतने बड़े अदीब की इंसल्ट कर रहे हो। ये अगर थाने जाएंगे तो मैं भी इनके साथ थाने जाऊंगा। आगा शोरिश जबरदस्ती तांगे पर सवार हो गए और दोनों थाने चले गए। अब पुलिस वाला चाहता था ये ना जाएं, मगर वो जरूर गए। थाने में एक कोहराम मच गया। जिसको पता लगा कि हबीब जालिब और आगा शोरिश थाने में है, वो वहीं पहुंच गया। थाने में एक रश लग गया, एक मजमा लग गया। अब हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान उनसे कहने लगे कि हमें माफ कर दें और थाने से चले जाएं, लेकिन आगा शोरिश ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक हबीब जालिब की इज्जत बहाल नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और आखिरकार वजीर आला पंजाब थे उस वक्त हनीफ रामे साहब को इस सारे मामले में मुदाखलत करना पड़ी और हबीब जालिब से और आगा शोरिश से माफी मांगी। नाजरीन, दोनों के मकतब फिक्र अलग थे, नजरियाती इख्तलाफ था। हबीब जालिब लेफ्ट के थे और आगा शोरिश राइट ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, लेकिन एहतराम का ताल्लुक कलम था, लिखना था, अदब था, शायरी थी और वो हकीकत निगारी थी जिसके लिए दोनों अपना खून सर्फ करते थे। आज हमारे प्रोग्राम में जो दो शख्सियात मेहमान हैं, दोनों ही बहुत सीनियर हैं। सबसे पहले मैं पहले मेहमान का आपसे तारुफ कराता हूं और वो है डॉक्टर ताहिर शब्बीर। डॉक्टर ताहिर शब्बीर शायर हैं, मजमून निगार हैं और हमारी जो लाहौर की अदबी महफिलें हैं उनकी रौनक बनते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अताउल अजीज़ भी बहुत अच्छे शायर हैं, ये भी सीनियर शोरा में इनका शुमार होता है और इसके साथ साथ तज्ज़िये भी लिखते हैं। तो आइए आज हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं।
डॉक्टर ताहिर शबीर साहब और जनाब अताउल अजीज़ साहब, आप दोनों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर साहब आप मेडिकल से अदब में आए जी, ये क्या सिलसिला था, क्या मोहब्बत थी, क्या शौक़ और ज़ौक़ पैदा हुआ कि आपने मेडिकल के साथ इस शोबे को इख्तियार किया? मैंने शायरों को पढ़ा बहुत था, मीर तकी मीर को पढ़ा था, गालिब को भी पढ़ा था, और दूसरे जो हमारे शायर फैज़ को पढ़ा मैंने, और साहिल लुधियानवी को पढ़ा। तो उनसे मुझे भी शौक़ पैदा हुआ इस तरफ आने का, और मेरी जो नज़रियाती जो है ना वो भी उनसे ही मिलते हैं, इस सोच वाले लोगों से। इनको मैंने ज़्यादा पढ़ा है, इस तरफ की यानी जो मुज़ाहमती शायरी थी उस तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था। यानी तरक्की पसंद जो अदब है, तरक्की पसंद शायरी है, वो आपके ज़्यादा ज़ेरे मुताला रही है। सही है। तो किस उम्र में आप आए शायरी की? शायरी मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त मैं लिखता था, लेकिन कभी मैंने डायरी में नहीं लिखी थी। तो बाद में दोस्तों ने कहना शुरू किया है अच्छी शायरी होती है, डायरी में लिख लिया करो। वही 97-98 में मैंने फिर डायरी में लिखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो किताब बननी शुरू हो गई। तो 2005 या 6 में मेरी किताब पहली छपी थी, तो उसकी वजह से। उसका क्या नाम था 2005 और 6 में जो आपकी किताब? पहली किताब मेरी जो शायरी की थी वो इसका नाम था यादें जो ना भूल सकी। यादें जो ना भूल सकी। हाँ जी, ये शायरी की थी। हाँ जी, शायरी की किताब थी। उसके बाद फिर कोई 2009 में दूसरी किताब छपी, अश्क पी कर जी रहे हैं, ये भी शायरी की किताब थी। वाह। फिर 2011 में मज़ामीन की किताब छपी थी, वो शऊर व आगाही के मज़ामीन थे। उसका नाम किताब का था इनकलाब की दहलीज तक। इनकलाब की दहलीज तक। जी। तो ये तीसरी किताब आपकी? तीसरी किताब थी। हाँ, तो 3 किताबें आपकी? 3 किताबें हाँ छप चुकी हैं। और कितने ही मुसव्वदे अभी आपके घर में पड़े होंगे जो छपने के लिए बेताब है। हाँ, 2 किताबों के मुसव्वदे हैं अभी, एक मज़ामीन की किताब है, एक शायरी की किताब है, वो मैं फारिग होकर छप। जी अताउल अजीज़ साहब, आप का सफ़र कैसे शुरू हुआ अदब का? मैं तो घर में कुछ माहौल मिला था। मैं दादा बू ने कुछ किताबें रखी होती थी अपने ना, जहाँ वो सोते थे पास ही एक अलमारी थी सादा सी बनी हुई, उसमें शाहनामा इस्लाम और बांगे दरा, हीर वारिस शाह और दीवाने गालिब और भी किताबें थी। लेकिन ये मुझे याद है कि ये किताबें ना रखी होती थी, तो वो अक्सर इनमें से कोई ना कोई किताब पढ़ते थे। मेरे वालिद साहब भी पढ़ते थे, उनको भी मुताले का शौक़ था, तो उनकी तरफ देख देख के पढ़ने का शौक़ तो शुरू से ही था। और फिर ये जो बज़्म अदब हुआ करती थी वो तो हमारे दौर में होती थी, अब तो होती नहीं। वो अब तो खैर जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ें थी, बड़ा अफसोस होता है नायाब हो गई, ये दोबारा से शुरू होनी चाहिए। उन बज़्म अदब में हिस्सा लेने की वजह से कुछ शौक़ पैदा हुआ। फिर अब्बू ने भी कभी डिस्करेज नहीं किया था। ये किस सन की बात है? ये बात है 75 की होगी। 79 में मैंने मैट्रिक की थी, तो उस वक्त की ये बात है। तो जब कुछ लिखते थे तो अब्बू कभी डिस्करेज नहीं करते थे हमारे ना, वो खुश होते थे कि भाई कुछ ना कुछ लिखा करो। बड़ी बात है। कहीं जाते थे वो कहते थे कि कहीं गए हो, मतलब अगर नाना अबू की तरफ जाना है, ननिहाल में जाना है ना, तो वो कहते थे कि कुछ लिखो इसमें कि क्या वहाँ देखा, क्या किया, कैसे सफ़र किया। हालांकि अबू नहीं लिखने पढ़ने का, उनको पढ़ने का शौक़ था, लिखने का नहीं। लेकिन उनकी इस हौसला अफजाई की वजह से जो मेरा ख्याल है कि कुछ रुझान पैदा हुआ। और फिर जैसे जैसे फिर ये कि जिन लोगों को हम पढ़ते थे, जब रसालों में, अखबारों में, वो जरीदों में उनका नाम पढ़ते थे, बड़ी खुशी होती थी और ख्वाहिश थी कि कभी हमारा भी नाम छपे इस तरह ना, कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा हो। तो इसी तरह बस हुआ। शुरू में स्कूल में एप्लीकेशंस लिखा करता था मैं, मज़ाहिया छुट्टी की। अच्छा। वो मजमून बना के ना मज़ाहिया सा, तो बस इसी तरह लिखने पढ़ने की तरफ फिर आस्ता आस्ता रुझान। अच्छा, उस वक्त तो स्कूलों में भी हाँ जी एक जो सरगर्मियां हैं, हम निसाबी सरगर्मियां, जिनको पहले गैर निसाबी कहते थे, लेकिन हम कहते नहीं वो हम निसाबी है, असल में वो उसको निसाब को ही तकवीयत देती है। तो ये स्कूलों में भी होती थी। बहुत अच्छा निज़ाम था। डॉक्टर साहब, आप भी स्कूल के ज़माने में, आप कॉलेज के ज़माने में अदब में आए, लेकिन स्कूल के ज़माने में कोई बज़्म अदब, कोई इस तरह की जो है सरगर्मियों में आप शरीक रहे? जी, बज़्म अदब होती थी और बज़्म अदब में हम शिरकत भी करते थे, और वहाँ से भी एक शौक़ पैदा हुआ शायरी का।
और एक जब मैंने एफएससी में जब मैं था तो वहाँ हमारे उस्ताद थे सैयद मुर्तज़ा ज़ैदी साहब, अच्छा, उर्दू के। अच्छा, हाँ अच्छा, जी, कहाँ? जीसी कॉलेज में, जीसी में। तो एफएससी में उन्होंने एक मजमून हमें पढ़ाया था कि उर्दू अदब में नासिर खमसा की तहरीक। तो उनमें सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नदीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नमानी और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद शामिल थे। उस पर मैंने मजमून लिखा था, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया ना तो उसमें उस वक्त ना लहदा नंबर उसके लिखे हुए थे मज़ामीन के सनद पे, उसमें उसने मुझे 0 नंबर दिया मेरा मजमून काट के। अच्छा, तो मैंने पेपर निकलवाया तो सैयद मुर्तज़ा ज़ैदी साहब मेरे साथ गए और उन्होंने कहा ये आपके साथ बड़ी ज्यादती है, 25 नंबर का मजमून है और उसमें 0 नंबर दिया है। वो रीचेकिंग हुई तो उसमें फिर मुझे एवरेज के हिसाब से उन्होंने 10 नंबर उसके दिए। तो उस वक्त से मुझे एहसास हुआ कि ये क्यों मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, इसकी वजह क्या है। तो जब मैं फिर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन में आया उस वक्त मुझे पता चला कि यहाँ कोई ये ग्रुप है, कोई अदब बराए अदब और अदब बराए जिंदगी लिखने वालों के। तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद वो कोई अदब बराए अदब लिखने वाला हो, उसने अदब बराए जिंदगी या तरक्की पसंद तहरीक का मजमून पढ़ के वो मजमून मेरा काट दिया हो सकता है इसकी वजह ये भी हो सकती है या कोई और वजह भी हो सकती है। हाँ, आप अंदाजा करें कि अभी हमने आगा शोरिश का और हबीब जालिब के एक वाक़े का जिक्र किया जी, तो ज़रा भी उनमें कोई झगड़ा ऐसा नहीं था, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं था, नज़रियाती इख्तलाफ था और वो होना तो अच्छी बात है, कोई उसमें कोई बुरा पहलू नहीं होता, बल्कि इख्तलाफ राय को तो बरकत का बायस कहा गया। ऐसे ही तो डॉक्टर साहब आपका कलाम हो जाए जी। गज़ल है जी। अब वो पहले से मरासिम न मुलाकातें हैं, अब वो पहले से मरासिम न मुलाकातें हैं, यूं तो कहने को वही लोग वही बातें हैं। वाह वाह वाह, अच्छा लगता है कहाँ मुझको ये रोना धोना, वाह, अच्छा लगता है कहाँ मुझको ये रोना धोना, मेरे आंगन में वही शाम वही रातें हैं। वाह वाह वाह, मैंने भेजा जो उन्हें नामाए उल्फत लिखकर, मैंने भेजा जो उन्हें नामाए उल्फत लिखकर, वो ये बोले कि ये बेकार खराफाते हैं। अब तो दिल में कोई नफरत है न चाहत उनकी, अब तो दिल में कोई नफरत है न चाहत उनकी, पर रकीबों की वही चाल वही गाते हैं, वही गाते हैं। वाह, यूं बज़ाहिर तो तही दस्त है ताहिर लेकिन, यूं बज़ाहिर तो तही दस्त है ताहिर लेकिन, उसके हाथों में अपनी लाख करामाते हैं। यूं बज़ाहिर तो तही दस्त है ताहिर लेकिन, उसके हाथों में अभी लाख करामाते हैं। वाह 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 वाह, वो मुझे शेर याद आया मीर का, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। तो बहुत उम्दा आपका कलाम। और आपका जो ये मेडिकल कॉलेज में जब आप थे तो किस सन की बात है ये? 83 हाँ जी, 83 से 88 तक मैं कायदा मेडिकल कॉलेज बावलपुर में रहा था। अच्छा, हाँ जी, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ तो 5 साल फिर वहीं रहते थे। हाँ भाई, जी जी। तो तकरीबन जो है वो दोनों हमारे मेहमान जो हैं वो हम उम्र लग रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैट्रिक का दौर तो उससे पहले होगा। हाँ जी। तो अताउल अजीज साहब, जी, ये जो अदब है ये हमें जो सिखाता है, क्या हम उसे लोगों तक मुंतकिल करने में कामयाब हो रहे हैं? किसी हद तक तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जो हमें मुआशरे की सूरत हाल नज़र आती है ना, वो ये बताती है कि हम पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहे हैं। मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि इज्तिमाई कोशिश कम होती है। इनफरादी तौर पर लोग कोशिशें कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन इसमें इज्तिमाई कोशिश जब तक नहीं होगी उस वक्त तक वो पूरी तरह कन्वे कर नहीं पाएंगे। हम जो अदब हम तख्लीक कर रहे हैं या जो बात हम बताना चाहते हैं या कुछ सुधार लाना चाहते हैं, वो हर बंदा इनफरादी तौर पर तो अपनी बड़े इखलास के साथ कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली अगर ये काम हो जाए तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई सुधार आ जाएगा जो इनातात पजीर है। आप क्या जो है वो शायरी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका ज़रा नमूना हमें सुनाइए ताकि पता चले कि आपका पैगाम क्या है। ये 4 शेर मैं ये देता हूँ, पहले 5 शेर कि पैदा मोहब्बतों की कोई बात कीजिए, पैदा मोहब्बतों की कोई बात कीजिए, लोगों से बेसबब ही मुलाकात कीजिए। वाह, अच्छा अच्छा है।
ایک دن جو مل گیا ہے تو ہنس کر گزاریے، رو رو کے خام خواہ نہ اسے رات کیجیے. واہ واہ واہ. اور یہ ایک نعت پہ شعر آ گیا کہ منزل کی سمت جائیے پڑھتے ہوئے درود. سبحان اللہ. منزل کی سمت جائیے پڑھتے ہوئے درود، یوں دور اپنے دل سے خرافات کیجیے. واہ 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 واہ. اور خود کو رسائی دیجیے خود اپنے آپ تک، خود کو رسائی دیجیے خود اپنے آپ تک، یوں اپنی ذات سے بھی ملاقات کیجیے. واہ واہ واہ. اپنے آپ تک رسائی. واہ واہ. یوں اپنی ذات سے بھی ملاقات کیجیے. اور بھٹکا ہوا تھا صبح کا آیا جو شام کو، واہ. اٹھیے عطاب اس کی مدارات کیجیے. واہ 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 واہ. یہ عطا بہت اچھے. طاہر صاحب، جی سر. یہ جو غزل ہے اس میں تو کوئی بھی مضمون آ سکتا ہے. جی جی. نعت کا بھی آ سکتا ہے، حمد کا بھی آ سکتا ہے، زمانے کا بھی آ سکتا ہے، عشق کا بھی آ سکتا ہے، یہ غزل کی خوبی. سیاست کا بھی آ سکتا ہے. جو چاہیں آپ جی جی اس میں مضمون لا سکتے ہیں. جی تو یہ جو ترقی پسند ادب تھا، جی اس میں غزل کو کوئی زیادہ پسند کی نظر سے، پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا. تو نظم کی طرف یہ لوگ زیادہ مائل تھے. آپ کس کس صنف میں لکھتے ہیں؟ میں نظم میں بھی لکھتا ہوں، غزل بھی لکھتا ہوں، لیکن غزل میں بھی جو ہے نا اپنے مزاحمتی ادب جو ہے وہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، اور ہو رہا ہے. پورے ملک میں ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے، پیریفری میں بھی لوگ جو ہے نا مزاحمتی ادب غزل میں زیادہ لکھ رہے ہیں. تو ایسے میرے خیال کوئی بات نہیں ہے کہ نظم میں سے ہو. نظم میں ذرا کھل کے بات کرتا ہے، لیکن غزل میں بھی لوگ مزاحمتی غزل وہ شاعری کر رہے ہیں. جدید غزل جو ہے اس میں مزاحمتی شاعری ہو رہی ہے. ہاں نہیں، ایک دور تھا جب جوش صاحب، جوش ملی آبادی غزلیں مسلسل لکھتے تھے. اچھا. کہ بھی ایک ہی جو تھیم ہے اس کو چلنا چاہیے. یہ زیادہ بہتر ہے غزل مسلسل. یہ زیادہ بہتر. تو لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. جی جی. تو آج جب نظریہ دم توڑ رہے ہیں، نظریات جو ہے، اچھا، آج ترقی پسند ادب کہاں کھڑا ہے؟ میرے خیال تو نظریات دم نہیں توڑے. ترقی پسند ادب جو ہے پہلے سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور لوگوں زیادہ اس کی حمایت میں لکھ رہے ہیں. مزاحمت ادب جو ہے زیادہ لکھا جا رہا ہے. مزاحمت تو اور چیز. ہاں، اور مزاحمتی ادب تو یقیناً لکھا جا رہا ہے. ہاں جی. طبقات کے حوالے سے بھی لوگ لکھ رہے ہیں. طبقات کے حوالے سے. ہاں جی. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند ادب جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے؟ قائم ہے، بلکہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. ہاں جی. نئے لوگ آ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں. نہیں، لیکن جو اس کا رشتہ اشتراکیت کے ساتھ تھا جی، وہ ابھی ہے. اشتراکیت کے نظریہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ پوری دنیا میں اب لوگوں میں یہ شعور زیادہ بڑھ رہا ہے کہ 99% کی محنت کی کمائی 1% لوگ کیوں کھائیں. اور یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. واہ. جس دن ہم 51% لوگوں تک اپنی یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، اس دن ہم الیکشن کے ذریعے جو ہے اپنا وہ سوشلسٹ انقلاب لا سکتے ہیں. اور اگر جس دن ہم 70% تک پہنچ گئے، اس دن تو عام لوگوں کو کچل کے بھی جو ہے سوشلسٹ انقلاب آ سکتا ہے. اور یہ امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ لوگوں میں، نوجوانوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے کہ 99% لوگ محنت کرتے ہیں، اور 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو اس پہ عیاشی کرتے ہیں اور اس کو محنت کی کمائی کھاتے ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اپنے حقوق کا شعور جو ہے جی، وہ اصل میں ترقی پسند ادب ہے. ہاں یہ ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ دار یا کیپٹلسٹ جو ہے نا وہ محنت کشوں کی کمائی لوٹ کے کھاتے ہیں، اور سوشلزم یا مارکسزم جو تعلیم دیتا ہے وہ بانٹ کے کھانے والے کی ہے. اچھا، یہ سرمایہ دار ہی نہیں، جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے جس کے پاس اختیار ہے، اختیارات جن کے پاس ہے، وہ ان لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں جن کے پاس اختیارات نہیں ہے. یعنی طبقے تو دو ہی ہے نا، ایک حاکم ہے اور دوسرا محکوم ہے. تیسرا تو کوئی طبقہ نہیں ہے. اور حاکم طبقہ بہت مختصر ہے، بہت کم ہے، اور محکوم طبقہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی آواز جو ہے بننا، یہ ترقی پسند شاعری ہے. آپ کی نزدیک ہمارا سلسلہ گفتگو کا جاری ہے، اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو حقوق کی بات ہے وہی ترقی پسند ادب ہے آج کا. اور ترقی پسند شاعر صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے حصے کی جو وسائل ہیں وہ چند مخصوص لوگ استعمال نہ کریں،
बल्कि सब में तकसीम होने चाहिए। इसके बारे में हम जानेंगे कि अताउल अजीज़ साहब क्या कहते हैं। अताउल अजीज़ साहब, क्या ये जो नज़रिया है हकूक़ का और अपने वसाइल के मांगने का, ये सारे अदब में अब मुश्तरक हो गया है? हाँ, सूरत हाल दुनिया की ऐसी बन गई है ना, जैसे आपने फरमाया कि एलीट क्लास है वो कम है, लेकिन जो जिनको हुकूक चाहिए या जिनका इस्तेसाल हो रहा है बुनियादी तौर पर उनमें आगाही नहीं है, शऊर कम है। तो उनको शऊर देना ही यही अदब की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको शऊर दिया जाए कि वो तादाद में भी ज़्यादा हैं, तकलीफ़ में भी ज़्यादा हैं और मज़ीद तकलीफ़ें बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो तकलीफ़ में नहीं हैं। सही। जो पहले ही सहूलती याफ्ता लोग हैं, जिनके पास पहले ही राहतें मौजूद हैं, उनकी राहतों के लिए ख़ुद को वो तकलीफ़ों में डाल रहे हैं, अपनी तकलीफ़ों को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल अदब अगर ये काम करता है तो ये डॉक्टर साहब के मुताबिक यही तरक्की पसंदी। देखिए बात ये है, उनके पास तो वसाइल हैं, राहतें हैं, हमारे पास कलम है। हम अपना कथारसिस कलम से करते हैं, अपने जहन से लिख कर करते हैं, अच्छा शेर कहकर हम खुश होते हैं। आपका कलाम हो जाए। ये गज़ल के 6-7 शेर हैं कि अब मौसमों के आने से जाने से क्या गरज, जब तू नहीं तो मुझको ज़माने से क्या गरज। आहा, क्या बात है मुकर्रर। अब मौसमों के आने से जाने से क्या गरज, जब तू नहीं तो मुझको ज़माने से क्या गरज। वाह। और जब नींद से ही मुझको ना कोई गरज रही, फिर ख्वाब से कि ख्वाब सुहाने से क्या गरज। वाह वाह। और जब जानते हो दर्दो अलम सब के साथ हैं, हर वक्त फिर ये रोने रुलाने से क्या गरज। वाह। कुछ करने रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला। और जिनका है कारोबार ही शोलों से मुंसलिक, जिनका है कारोबार ही शोलों से मुंसलिक, उनको किसी की आग बुझाने से क्या गरज। वाह। उनको किसी की आग बुझाने से क्या गरज। दुरुस्त। और ये जिंदगी सफ़र है, मुसाफिर हूँ मैं अगर, फिर तू बता कि मुझको ठिकाने से क्या गरज। वाह वाह। और ये तो बता मिटानी है गर सूरतें तमाम, फिर बार बार इनको बनाने से क्या गरज। वाह वाह वाह। फिर बार बार इनको बनाने से क्या गरज। और डॉक्टर साहब के मजाज का शेर है कि मेरा ख्याल दोनों में रखा नहीं गया। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल दोनों में रखा नहीं गया, मुझको नज़ाम नौ या पुराने से क्या गरज। वाह वाह वाह। मुझको नज़ाम नौ या पुराने से क्या गरज। और पूछा कि एक शख्स आता था, वो क्या हुआ। कहने लगे कि हमको दीवाने से क्या गरज। क्या कहने। बहुत अच्छे। तो असल में अदब जो है वो अपना पैगाम दे रहा है, शायर अपना पैगाम दे रहा है, अफसाना निगार, नावल निगार, हर कोई अपना अपना पैगाम दे रहा है, पहुंचा रहा है, दे रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये जो पैगाम की ये जो कैफियत है, ये आपकी शायरी में भी है। आपकी शायरी में एहतजाज की बात है, इनकलाब की बात है, लोगों के हकूक़ की बात है, और जो लोग वसाइल पर काबिज़ है उनसे निजात की बात है। तो आपका कलाम हो जाए। पाब जंजीर हूँ फिर भी सरखम नहीं। वाह। पाब जंजीर हूँ फिर भी सरखम नहीं, हूँ दरीदा बदन आँख पुरनम नहीं। वाह। पाब जंजीर हूँ फिर भी सरखम नहीं, हूँ दरीदा बदन आँख पुरनम नहीं। दाग दिल के दिखाने से क्या फायदा, वाह। दाग दिल के दिखाने से क्या फायदा, घाव गहरे हैं ये इनका मरहम नहीं। वाह वाह वाह। गर्व नादिम नहीं जख्म देकर मुझे, गर्व नादिम नहीं जख्म देकर मुझे, जाके कह दो उसे मैं भी बरहम नहीं। शेर सुने जी। जब से दरिया मेरे मुझसे छीने गए, जब से दरिया मेरे मुझसे छीने गए, मेरी धरती के झरनों में सरगम नहीं। जब से दरिया मेरे मुझसे छीने गए, मेरी धरती के झरनों में सरगम नहीं। वो जो कातिल बने दीन के नाम पर, वो जो कातिल बने दीन के नाम पर, ऐसे सफ़ाक हैं उनमें तरहम नहीं। शेर, आखिरी शेर जी।
सुर्ख परचम को थामा है कुछ सोच कर, वाह सुर्ख परचम को थामा है कुछ सोच कर, इससे बेहतर कोई और परचम नहीं। वाह 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 वाह, इससे बेहतर कोई और परचम नहीं। डॉक्टर साहब बड़ा वाह महसूस वाह। नजरिया हक रखते हैं, का बड़ा जो मजबूत। परचम जी, है, जी, सच्चाई का जो परचम है, जो हकीकत का अलम है, हमेशा वही सर बुलंद रहना सर बुलंद चाहिए। और उस पर लेकिन एक मसला है कि उस पर भी समझौते किए जाते हैं और बहुत सी मसलहतें हम उनका शिकार हो जाते हैं। असल में वो मसलहत नहीं होती, हमारी मुनाफकत होती है। क्यों तालो जी तो साहब? खराबियां यहीं से शुरू होती हैं, यही से शुरू होती यहीं से शुरू होती हैं है खराबी। कि हम जो है वो मुनाफकत का शिकार होकर चीज़ों को कबूल करते चले जाते हैं और फिर वही चीज़ें हमारे गले पड़ जाती हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही यही खराबियां पैदा होती है ना। इसी वक्त हम छोटी सी बात होती है जिस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और वही वक्त होता है कंप्रोमाइज़ ना करने का। जहाँ पर स्टैंड लेना होता है वहीं पर अगर हम थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा कर जाएं तो एक सुराख हो जाता है। हाँ, ये वही बात है ना, गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही अगर पहले दिन जो है कदम उठाया जाए जी तो फिर वो चीज़ें हाँ। फैलती नहीं है और रुक जाती जी है। हाँ जी जी डॉक्टर साहब, ये जो नज़रियाती शायरी है, जी जी दो शायरी के अंदाज है ना। एक वो शायरी है जो ज़िंदगी के लिए की जाती है, ठीक। हमारे जो जिसे हम अदब बराए ज़िंदगी भी कहते हैं। ठीक। दूसरी शायरी वो है जो अदब बराए अदब के ज़ुमरे में आती है। जी सर। तो आप किस शायरी को बरतर समझते हैं? मैं सर अदब बराए ज़िंदगी, अदब ये तरक्की पसंदों का जो मंशूर है अंजुमन का, वो है अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए जद्दोजहद और अदब बराए इनकलाब। ये 19वीं सदी के निसफ आखिर में जो है ना, उससे पहले जो अदब बराए अदब ही लिखा जाता था सारी दुनिया में। उसके बाद यूरोप में मार्क्स और एंगल्स आए, उन्होंने लोगों से यही कहा कि जी ये फिजूल जो लिखा जा रहा है, जो बच्चों की कहानियाँ होती हैं, औरतों की होती हैं, इनकी जगह कोई बामकसद जो है अदब लिखा जाए, जिससे समाज अपने समाजी हालात, समाजी बुराइयों का निशानदेही हो, उनके खात्मे के लिए की जाए। उन्हीं दिनों में अरब ममालिक में भी ये तहरीकें चली, वहाँ भी इनकलाबी शायर पैदा हुए। यहाँ बर्रे सगीर में सर सैयद ने भी ये तहरीक शुरू की कि जो अदब बराए अदब लिखा जा रहा है इसका फ़ायदा नहीं है, ये जिन्नों भूतों की कहानियाँ, परियों शहदादों के किस्से, इस अदब की जगह हकीकी अदब लिखा जाए। यानी वो समाजी जो हकीकत अदब में था, जी वो जो अदब था वो सिर्फ दिलचस्पी के लिए था, जी, दिल बहलाने के दिल लिए बहलाने था, के लिए, जी। उसका मकसद कोई नहीं था। मकसद कोई नहीं। जी उस वक़्त के हिसाब से मेरा है, अब जैसे जैसे मसाइल बढ़े हैं ना, अब ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सही फरमा रहे हैं कि अब ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। उस वक़्त शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा, कम लिखा है। ताउल अजीज साहब, हमारा जो मज़हब है, जो दीन है इस्लाम, जी वो खुद इनकलाबी है। जी दीन तो यानी यकीनन हमारा इनकलाब इनकलाबी है। उसमें इतना है जी जी कि एक आम आदमी जी जी सरबराह मुमलिकत का गिरेबान पकड़ सकता है, जी बिल्कुल उससे सवाल कर सकता है और वो जवाब देने का पाबंद है। पाबंद है। ऐसा नहीं है जी। कि वो जवाब देने का पाबंद नहीं है। जी जी गुलाम साथ है तो सवारी पर कभी हाँ खलीफा सवार होता है और कभी गुलाम सवार जी होता है। ऐसे ही और जब वो मंजिल पर पहुंचते हैं तो गुलाम की बारी है और गुलाम सवार है। तो हमारा जो मजहब है, हमारा जो दीन है, जिसको पसे पुष्ट डाल दिया गया कुछ हवालों से, जिसकी हम तफसील में नहीं जा सकते जी जी क्योंकि खाने पीने के जो तरीके हैं जी जी वो इतने गालिब आ गए कि उन्होंने कहा कि दीन की असल रूह को पीछे रहने दो ऐसे ही है। और हमारे जो नजरियात हैं उनको आगे आने दो। हमारे दीन से ज़्यादा तरक्की पसंद तो कुछ नहीं है। हाँ, ये तरक्की इसका पसंद सर दीन मैं है जवाब हमारा। दूँ जी इस बारे में सर मेरी अक्सर उलमा से भी बात होती है। मैंने कहा जो मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब है जो खिलाफत और मलूकियत, मलूकियत, उसमें यह बात लिखी है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने तो उनसे पूछा गया कि आपकी माहाना उजरत क्या लेंगे। उन्होंने कहा मदीने का मजदूर जितनी उजरत लेता मैं भी उतनी लूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हाँ, कहने, खूबसूरत तो साहबा ने जो कहा मदीने का मजदूर उजरत लेता है वही मैं लूंगा। हाँ, तो साहबा ने कहा उसमें गुजारा हो जाएगा आपका। कहते गुजारा नहीं होगा तो मैं मजदूर की मजदूरी बढ़ा दूंगा। हाँ, उसकी मजदूरी बढ़ा दूंगा। वाह, वाह। मजदूर के बच्चों की भी ख्वाहिशात तो वही है जो बादशाह के बच्चों की ख्वाहिशात हैं, उनकी ज़रूरतें भी वही हैं। यही हम कहते हैं कि हर शख्स को उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना ये जो है रियासत का काम है, रियासत की जिम्मेदारी। वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या खूबसूरत बात की आपने और कितना ज़बरदस्त हवाला दिया कि
جب بادشاہ جو ہے خلیفہ ہے حکمران ہے جب وہ خود کو مزدور کے برابر سوچے گا تو پھر اسے مزدور کا خیال بھی خیال آئے گا اور اس کے مسائل کا ادراک بھی پورا ہوگا اس کو. پھر اسے ادراک ہوگا. اور یہی پیغام ہے اصل میں, یہی پیغام ہے جو پیغمبروں کے ذریعے بھی آیا, فلسفیوں کے ذریعے بھی آیا, مفکروں کے ذریعے بھی آیا. تو عطاء العزیز صاحب کلام میں شاعر, بازوان شاعر. اردو کی اگر پابندی نہیں تو میں پنجابی جی بسم اللہ, پنجابی ہماری زبان ہے, پنجابی میں سنائیے, سندھی میں, پشتو میں, سرائکی میں. پنجابی کی میری کتاب ہے نا اصل میں پہلے آئی تھی, جی جی, تو ماں بولی میں مجھے ذرا آسانی محسوس ہوتی. تو یہ غزل دیکھیے گا کہ اوپرا اوپرا نالے کلا کیرا دیسدا ہے, اوپرا اوپرا نالے کلا کیرا دیسدا ہے, دنیا اتے اس دا پہلا پھیرا دسدا ہے. واہ واہ. تے کیڑا کہندا ہے کہ پھر کچھ بھی دسدا نہیں, کیڑا کہندا ہے کہ پھر کچھ بھی دسدا نہیں, اکھاں بند کراں تے مینوں نیرا دسدا ہے. اکھاں بند کراں تے مینوں نیرا دسدا ہے, تے او بھی اوڑک او دے نال ہی رل جاندا ہے. واہ. شروع وچ جیڑا مینوں میرا دسدا ہے. واہ واہ واہ. تے یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب تہاڈی پسند ہے کہ حق دی خاطر جیڑا پھانسی گھاٹ نو جاندا ہے, حق دی خاطر جیڑا پھانسی گھاٹ نو جاندا ہے, پھانسی والا پھندا اس نو سیرا دسدا ہے. گھبراندا نہیں, پھانسی والا پھندا اس نو کوئی مقتل کو وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جی جی, پھانسی والا پھندا اس نو سیرا دسدا ہے, تے جس نے بھری خزاں اندر بھی چیتر ڈٹھا ہے, باقیاں نالوں انہوں کچھ ودھیرا دسدا ہے. واہ واہ واہ. باقیاں نالوں انہوں کچھ ودھیرا دسدا ہے, تے اے وی تے ایک دکھ ہے رات سویر دے وانگوں. یہ بھی تے ایک دکھ ہے رات سویر دے وانگوں, بہتا دکھ ہے رات دے وانگ سویرا دسدا ہے. بہتا دکھ ہے رات دے وانگ سویرا دسدا ہے, تے شہر دے سب وسنیک بھی ہونے سپاں ورگے. شہر دے سب وسنیک بھی ہونے سپاں ورگے, کیوں جے شہر دا والی ایک سپیرا دسدا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. کیونکہ شہر دا والی ایک سپیرا دسدا ہے, تے مقتار دے کہ سچ بھی اسے تھاں تو ایک دن پنگرے گا. واہ. سچ بھی اسے تھاں تو ایک دن پنگرے گا, جتھے جھوٹ ہتا جی چار چفیرا دسدا ہے. واہ واہ, بہت اچھا. جتھے جھوٹ ہتا جی چار چفیرا دسدا ہے. مایوسی کی بات نہیں ہے, ضرور پنگرے گا, ضرور فتح ہوئے گی سچ دی, ایسا ہو نہیں سکتا نا. یہ ایک تقدیر الہی سر. جی ڈاکٹر طاہر شبیر صاحب, اب میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہونے کا اعلان ہو آپ کا کلام ہو جائے. کچھ اہل جنوں ہیں جو گلشن کو سجاتے ہیں. کچھ اہل جنوں ہیں جو گلشن کو سجاتے ہیں, ہاتھوں کی لکیریں وہ ہاتھوں سے بناتے ہیں. واہ 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 واہ. منزل پہ پہنچنے کا حق بھی تو انہی کو ہے, منزل پہ پہنچنے کا حق بھی تو انہی کو ہے, طوفان کی لہروں کو جو چیر کے جاتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. کسی مد مقابل کا کوئی خوف کہاں ان کو, کسی مد مقابل کا کوئی خوف کہاں ان کو, ساحل پہ پہنچ کر جو کشتی کو جلاتے ہیں. تھوڑا سا نیچے رکھیے جی سر. ان اہل ستم کو بھی معلوم ہے ہم جیسے, ان اہل ستم کو بھی معلوم ہے ہم جیسے, خاموش سمندر میں طوفان اٹھاتے ہیں. آخری شعری. قوموں کی امامت کا ہے بار گراں ان پر, قوموں کی امامت کا ہے بار گراں ان پر, ہر دور میں داغوں سے دامن جو بچاتے ہیں. واہ واہ واہ. تو عطاء العزیز صاحب, شاعری کا سفر جاری ہے, ادب کا سفر جاری ہے. آپ نے کن شعراء سے آپ متاثر ہوئے, یا آپ جن کو زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟
سر شاعروں کو پڑھنا تو میں پسند کرتا ہوں، کوئی بھی شاعر ہوں اس میں، لیکن یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ گھر میں کیونکہ ہمارے علامہ اقبال کی کتب تھیں اور دیوان غالب ابو بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے، تو ایک روایتی سا جملہ بھی میر سے متاثر ہیں یا غالب صاحب سے متاثر ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن میر یہ و ہے غالب سے؟ ہاں جی، مرزا صاحب سے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے، اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، اس خیال غلط بھی ہو سکتا ہے میرا، کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے جیسے جو شاعری کرتا ہے نا اس کو شاعری کم پڑھنی چاہیے، میرا خیال ہے، نثر زیادہ پڑھنی چاہیے، اچھا، اس میں سے بھی مضامین مل جائیں گے جی مضامین بھی ملتے کیونکہ ہیں۔ میرا خیال، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے اچھے شاعر ہیں، کہ وہ اگر ان کو 10 غزلیں دے دیں نا تو 10 شعراء کی غزلیں پڑھ کے نا تو 11ویں غزل بن سکتی ہے آرام سے، ان کو اللہ میاں نے ہنر دیا ہوا ہے تو 11ویں غزل تو وہ خود بنا لیں گے۔ بڑی مزیدار بات کی ہاں، آپ نے۔ تو بعض اب ایسا تھا کچھ چھاپ بھی لگ جاتی ہے نا، جس سے آپ جس شاعر سے متاثر ہیں، جس کو زیادہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی اپنی شاعری میں بھی اس کا ہی اسلوب نہ آ جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو ترقی پسند شاعروں سے زیادہ جی سر۔ متاثر ہیں، خاص طور سے کن کن سے؟ خاص طور میں سر حبیب جالب سے اور ساحر لدھیانوی سے میں نے اور ساحر لدھیانوی جی سے، سر۔ یعنی فیض صاحب تو ہیں ہی، فیض تو ان ہیں کے ہی، بعد ہاں جی، ساحر لدھیانوی اور حبیب جالب، اور یقیناً دونوں نے بڑی شاندار، بڑا اپنا پیغام جو ہے نا بڑی آسان زبان میں لوگوں تک پہنچایا انہوں نے۔ صحیح، آسان زبان میں بھی پہنچایا ہاں۔ اور بڑی طاقت اور توانائی کے ساتھ پہنچایا۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ناظرین، مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نظریاتی اختلاف، سیاسی اختلاف ذاتی دشمنی نہیں ہوتا۔ بے شک، آپ ایک دوسرے سے اپنی رائے مختلف رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن یہ اگر اصطلاحوں کے پیچھے نفرت ہو، جیسے آج کل یوتھیا اور پٹواری کی اصطلاح ہے، اگر ان کے پیچھے نفرت ہے تو وہ درست نہیں۔ درست نہیں۔ ہاں، آپ کے اختلافات ہونے چاہیے، اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، علمی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، سیاسی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی مکتب فکر کا ہو، سیاسی یا مذہبی مکتب فکر کا ہو، ایک بات لازم ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم جھوٹ، فریب اور بددیانتی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ مخالف بھی اچھی بات کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں، تعریف بہت کریں۔ اچھا۔ اور اگر اپنا بھی غلط بات کرے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں تو کہیں یہ غلط ہے۔ جس دن یہ قوم صداقت پر کھڑی ہو گئی، دیانتداری پر کھڑی ہو گئی، اور اس قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، یقین جانیے اس کے بعد کوئی حکمران اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔